नमस्कार, मैं राजकिशन आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास पे स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए प्रथम वर्ष का जो हिंदी साहित्य विषय है उसके जो सेकेंड पेपर है उसमें एक आपकी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है कहानी एकादशी। जी हाँ, बिल्कुल, कहानी एकादशी नामक जो पाठ्य पुस्तक है इसके जो संपादक है वो है डॉक्टर विजयलक्ष्मी। इसकी जो प्रकाशक है वो संपादक है जो विजयलक्ष्मी, और जो प्रकाशक है प्रगति संस्थान के द्वारा ये पब्लिश की गई है। प्रगति संस्थान के द्वारा ये पब्लिश की गई है। स्टार्टिंग में जब आपसे सिलेबस पे चर्चा हुई थी उस दौरान हमने इस बात पर जिक्र किया था कि जो सेकेंड पेपर है उसमें जो 2 यूनिट है आपकी, जो प्रथम यूनिट है वो तो पूरी गबन पर है, और सेकेंड और जो थर्ड यूनिट है वो 5-5 कहानियों का संकलन है उसमें। और वो 5 और 5 जो 10 कहानियां हैं वो 10 कहानियां जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है उस पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का जो संकलन है वो हमारे पास एक कहानी एकादशी नाम से जो पुस्तक है उसमें सारी वो 10 कहानियां संकलित है। एक बार फिर से जान लो कि डॉक्टर विजयलक्ष्मी इसके संपादक है और इसको पब्लिश जिस संस्थान ने किया है वो प्रगति संस्थान के द्वारा ये पब्लिश है। और इस पुस्तक को मार्केट से आपको खरीदना है। इसमें जो 10 कहानियां हैं, हालांकि उसमें 11वीं जो एक पहली कहानी है इस पुस्तक में, वो कहानी भले ही आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उस कहानी के जो लेखक है उसने कहा था, उस कहानी का नाम है, उस कहानी के जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो आपके यूनिट नंबर 4th में और 5th में जो ध्रुव पाठ है उसमें निर्धारित किए हुए। तो जब हम चंद्रधर शर्मा के बारे में पढ़ेंगे तो अवश्य हम उस कहानी का भी जिक्र करेंगे, उसका उल्लेख करेंगे। तो हमें ये जो कहानी एकादशी का मतलब भी 11 होता है। हालांकि हमारी जो 10 कहानियां हैं वो तो निर्धारित प्रपत्र में हमारे सिलेबस में है, और जो 11वीं है उसका लेखक है, तो हम 11 ही अगर कहानियां पढ़े तो हमारे लिए बड़ा लाभान्वित होगा। तो आज हम इस कहानी एकादशी में से एक कहानी को उठाते हैं, इस कहानी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले हम उस कहानी के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में जो हिंदी साहित्य की जो सेकेंड बुक है उसमें से एक कहानी को उठा रहे हैं। और सबसे पहले में एक बढ़िया छोटी सी कहानी है जिसका नाम है दिल्ली में एक मौत। दिल्ली में एक मौत कहानी का नाम है। शीर्षक बड़ा विचित्र है, दिल्ली में एक मौत। उसको जानने से पहले हम पहले इसके लेखक पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि इसके लेखक कौन है। जी हाँ, बिल्कुल, इनके लेखक है कमलेश्वर। क्या नाम है? कमलेश्वर। अगर कमलेश्वर के बारे में आप जानते हैं तो इनका पूरा जो नाम है वो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है। क्या है? कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। इनका जन्म कहां हुआ? इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर जन्म की बात करें 6 जनवरी को 1932 ईस्वी में मैनपुरी नामक स्थान पे हुआ। और ये जो मैनपुरी है वो कहां पड़ती है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इनकी जो उच्च शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, वो भी है जो उत्तर प्रदेश में हुई थी। और जो मैन हायर एजुकेशन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद से। इनका जो उच्च शिक्षा है वो इलाहाबाद से हुआ है। इलाहाबाद, ये जो इलाहाबाद है ये भी यूपी में ही पड़ता है। इनका जो निधन है वो 27 जनवरी, निधन 27 जनवरी 2007 को हुआ था। और ये जो इनका निधन है वो जो फरीदाबाद दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ? फरीदाबाद, नई दिल्ली में इनका निधन हुआ था। अब देखिए ये जो कमलेश्वर है इनके जो जीवनी है उस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं कि जो हम कहानी पढ़ रहे हैं आज, दिल्ली में एक मौत, इस कहानी के लेखक का नाम है कमलेश्वर। पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है। जन्म 6 जनवरी 1932 मैनपुरी यूपी में हुआ। शिक्षा इनका एजुकेशन है जो इलाहाबाद में यूपी में ही पड़ता है। और डेथ है जो इनकी फरीदाबाद नई दिल्ली में हुई थी। इनको बहुत बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जी हाँ, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो मिला
साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, और वो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इनको 2003 में है जो दिया गया था, 2003 में दिया गया। इनकी एक रचना थी कितने पाकिस्तान, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना इनकी मानी जाती है, कितने पाकिस्तान। और इनको 2005 में भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार दिया, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 2005 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह है इनकी उपलब्धियां। अब देखिए, ये जो कमलेश्वर है ये ना केवल एक कहानीकार है बल्कि बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी है। एकमात्र इनकी जो ये रचना है जिन पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कितने पाकिस्तान, ये एकमात्र एक इनकी ऐसी रचना है जिसने इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई थी। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कितने पाकिस्तान नामक जो कहानी है या जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, तो याद रखना कमलेश्वर है। आपने छोटी क्लासों में, अभी आप कॉलेज में है, 10वीं में पहले कहानी चलती थी, शायद पढ़ी भी होगी, जॉर्ज पंचम की नाक। जी हाँ, बिल्कुल, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के रचनाकार भी कौन है, कमलेश्वर ही है। वही कमलेश्वर है जिसने जॉर्ज पंचम की नाक लिखी। आज उसी लेखक ने यहां पर एक दिल्ली में एक मौत नामक है जो कहानी है वो लिखने वाले हैं। अब देखिए, इनकी अगर प्रमुख रचनाओं पे बात करें तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? प्रमुख जो रचना है, तो इन्होंने बहुत सी फिल्मों की पटकथा, स्क्रिप्ट राइटर थे, बहुत सी ऐसी पटकथाएं लिखी है जिस पर आधारित इनकी फिल्में भी बनी है। तो देखिए, बहुत सी फेमस ऐसी फिल्में हैं जिनकी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है। तो आपने नाम सुना होगा फिल्मों का भी, आंधी। आंधी फिल्म की जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो किसने की है? कमलेश्वर ने की है। इसके अलावा मौसम, इस फिल्म का भी है जो पटकथा लिखने का कार्य किसने किया था? कमलेश्वर ने किया था। मिस्टर नटवरलाल, बहुत ही फेमस फिल्म है मिस्टर नटवरलाल। जी हाँ, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, ये सभी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया है। इसके अलावा कुछ टीवी सीरियल भी है, टीवी धारावाहिक भी है, जैसे चंद्रकांता, दूरदर्शन पे आता था चंद्रकांता। दर्पण, ये भी इनके स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी है। दर्पण, चंद्रकांता, दर्पण, इनकी स्क्रिप्ट भी इन्होंने ही लिखी है। अब देखिए, इन्होंने बहुत सी पत्रिकाओं में भी काम किया है। तो इनकी जो प्रमुख पत्रिका है जिसमें इन्होंने काम किया है, अगर पत्रिकाओं पे बात डालें तो ऐसी अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। धर्मयुग नाम सुना होगा आपने। धर्मयुग बहुत ही फेमस पत्रिका रही है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। और जागरण पत्रिका में भी इन्होंने काम किया है। और एक जो वर्तमान में हमारे बीच में एक प्रचलित अखबार है, नाम सुना होगा दैनिक भास्कर। जी हां, दैनिक भास्कर के भी ये चीफ एडिटर रहे हुए। अंतिम समय में जब दिल्ली में इनकी गुजर रहे थे, दिल्ली में ये जब अपना जीवन बिता रहे थे, उस दौरान ये दैनिक भास्कर में ही चीफ एडिटर के तौर पर कार्यरत थे। अब अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो एक बार रचनाओं पे हम नजर डालते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है इनकी? तो इन्होंने बहुत ही फेमस इनकी रचनाएं जो है बहुत ही फेमस है। नाम सुना होगा एक सड़क 57 गलियां, एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, ये भी इनकी फेमस रचना है। सुबह दोपहर शाम, और रेगिस्तान, ये भी इनकी फेमस रचना है। रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, ये इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सी कहानियां हैं
जो कहानियां भी है जो फेमस रही है। तो कहानियों की अगर चर्चा करें तो जॉर्ज पंचम की कहानियां कौन कौन सी है? वो है जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक, दिल्ली में एक मौत, दिल्ली में एक मौत, जो भी हमारे सिलेबस में है, ये हम पढ़ेंगे इस कहानी को, वो भी इनकी फेमस रचना है। मुर्दे की दुनिया, मरे हुओं की दुनिया, मुर्दे की दुनिया, ये भी इनकी फेमस कहानी है। और कस्बे का आदमी, कस्बे का आदमी, ये भी इनकी कहानी है। और नागवती, ये भी इनकी कहानी है। तो ये इनके प्रमुख कहानी है, ये इनकी प्रमुख कहानियों की बात करते हैं। आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं उसका नाम है दिल्ली में एक मौत। दिल्ली में एक मौत, लेखक है कमलेश्वर। अब देखिए इस कहानी में पहले तो हमने जान लिया कि कमलेश्वर किस प्रकार के रचनाकार है। ये फिल्मों की स्क्रिप्टें लिखते थे, कई पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन का कार्य किया। इनकी अनेक जो रचनाएं हैं उन पे इनको साहित्यिक अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। अब देखो आज हमारे जो सिलेबस में जिस कहानी की हम जिक्र कर रहे हैं, जिस कहानी की हम चर्चा कर रहे हैं, उस कहानी का नाम है दिल्ली में एक मौत। कहानी के शीर्षक से लग रहा है कि ये किसी घटना पर आधारित कोई कहानी होगी, लेकिन ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो समाज के हालात बने हैं, जो हम देख रहे हैं कि आज की स्थिति में संसार छोड़ो, दुनिया के जो नागरिक हैं, जो हमारे भारतीय लोगों की बात करूं मैं, दुनिया की नहीं करके, कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरह से संवेदनहीन बनते जा रहे हैं। उनमें संवेदनाएं हैं जो शून्य स्तर पर जा रही है। एक छोटा सा एग्जांपल, हालांकि आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो तो आप सभी जानते हो कि इस पिछले साल से ही हमारे जो सरकार है, जिस विश्वविद्यालय है, उसने हमारे एक फर्स्ट ईयर में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट ऐड किया है, आनंदम, जिसका जो मोटो है वो क्या है? जॉय ऑफ शेयरिंग, जॉय ऑफ गिविंग। किसी को देने से क्या खुशियां मिल सकती है। वो उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का कारण भी यही था कि वो जो संवेदनहीन जो समाज बन रहा है, उस संवेदनहीन समाज में फिर से संवेदनाओं को जगाना है। तो ये जो कहानी है वो भी एक ऐसे समाज के हिस्सा है जो हमारे बीच में जो मौजूद लोग हैं उनमें जो संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आज अगर हम रोड पे जाते हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे में से अधिकांश तो लोग क्या करते हैं? वीडियो बनाने लग जाते हैं, फोटो खींचने। जबकि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम उन्हें मदद कैसे करें, उनकी सहायता कैसे करें। तो ये जो संवेदनाएं हमारे अंदर धीरे धीरे क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। इन संवेदनाओं को खत्म होने से बचाने के लिए ही इस पाठ्यक्रम में एक ऐसी कहानियां जोड़ी गई है जिससे लोग जागरूक हो सके कि किस तरह से संवेदनाओं के साथ हमें जीना है, किस तरह से संवेदनाओं को बचा के रखना है। ये जो कहानी है दिल्ली में एक मौत, एक साधारण सी घटना पर आधारित कहानी है कि एक मौत हो जाती है और उस मौत पर रोने वाले, सांत्वना देने वाले जो लोग हैं वो कितने संवेदनहीन हो रहे हैं। जब भी दिखावे की बात आती है तो लोग उस पर पहले उपस्थित होते हैं, और जब दिखावे की बात नहीं आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस कहानी में एक पात्र है दीवान चंद, जो सेठ है, मैग्नेट सेठ दीवान चंद ने अपनी बेटी का विवाह किया था 1 वर्ष पूर्व। तब हजारों की संख्या में शादी के समारोह में भीड़ इकट्ठा हुई थी। लेकिन 1 वर्ष पश्चात उसी दीवान चंद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो वहां पे शव यात्रा में चलने वाले कुछ चुनिंदा लोग थे जो पीछे पीछे आ रहे थे, और कुछ लोग सीधे अपने कार्यस्थल से वहां पहुंच रहे थे, तो कुछ लोग उस अंतिम जो स्थान है उस स्थान से ही अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए तैयार होकर आए थे। तो ये कैसी संवेदना है। और विशेष रूप से जो ग्रामीण संस्कृति, जो ग्रामीण वातावरण में, ग्रामीण परिवेश में जी रहा है, उस वहां तक तो अभी भी ऐसे जो संवेदनाएं हैं वो बची हुई है। लेकिन महानगरों की बात करें अगर, तो महानगरों के लोगों की जो जीवन शैली है वो इतनी व्यस्तम भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जिससे क्या हुआ है कि उनकी जो संवेदना है वो धीरे धीरे सिकुड़ गई है। संवेदनाएं शून्य हो गए, वो शून्य स्तर पे जीने लगे हैं। तो
ऐसी एक कहानी जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से महानगरीय जिंदगी में दिल्ली में एक मौत है भाई, तो दिल्ली शीर्षक है, दिल्ली की ही घटना है, और जहां लेखक रह रहा है उस कंपार्ट में, उस कॉलोनी में, वो वहां के बहुत बड़े दिग्गज, बड़े उद्योगपति है सेठ देवानचंद जी, उनकी मौत हो जाती है। तो उस मौत में जाने से, मैयत में जाने से पहले खुद लेखक भी बचने का प्रयास करता है कि ऐसी ठंड भरी सुबह में कौन जाएगा ऐसी मैयत में, और वो कैसे है जो अनेक बहाने बनाता है, मन ही मन सोचता है कि कहीं मुझे कंपाउंड वाले, कॉलोनी वाले, मेरे कॉम्प्लेक्स वाले आकर के ये नहीं कह दे कि नैतिकता के नाते हमें जाना चाहिए। लेकिन अंत में वही होता है, वो सारे लोग आ जाते हैं। हालांकि उनकी पहले की जो हाव भाव देख करके कतई नहीं लग रहा था लेखकों की ये लोग वहां मैयत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोई अपने जूते पॉलिश कर रहा है, कोई आयरन कर रहा है कपड़ों के, तो कोई है जो घर के नाश्ते की तैयारी कर रहा है, कोई नहा धो के तैयार हो रहा है, कोई लेट उठ रहा है। ऐसे देख करके लेखक को तो अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा कि ये मैयत में जा रहे हैं। उनको तो लगा कि इन सभी लोगों ने कैंसिल कर दिया, और फिर खुद मन में भी यही सोचता है कि मेरे से तो जान पहचान ज्यादा इनकी है, इन्हें ज्यादा जरूरी है जाना, मैं अगर नहीं भी जाऊंगा तो भी चलेगा। लेकिन होता क्या, अंत में वो सारे लोग आकर के कहते हैं कि चलिए हमें सेठ देवानचंद जी की मौत पे मैयत में जाना है, अर्थी लेकर जाना है वहां। तब वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि लोग कितने संवेदनहीन है। एक गांव में, अब हमारे यहाँ की घटना अगर हम देखते हैं ग्रामीण परिवेश की, तो वहां पे जब गांव में कोई अपरिचित, चाहे अनजान भी हो, जिसको हम इतना नहीं जानते, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो हम उसके प्रति सांत्वना, संवेदना व्यक्त करते हैं। जो पुराने लोग हैं वो तो अब तक अंतिम संस्कार के पहले खाना तक नहीं लेते, खाना तक नहीं खाते। लेकिन जो आज की जो जनरेशन है, आज का जो संवेदनहीन समाज है, उसमें ये सारे जो संस्कार थे, ये जो सारी जो संवेदनाएं थी, वो शून्य हो गई है। इसी पर आधारित ये कहानी है। चलिए आज की इस कहानी में हम पढ़ते हैं कि कैसे इस कहानी में लोगों की जो संवेदन शून्य जो स्थिति है उसके बारे में लेखक है जो अवगत करा रहा है। तो आज देखो इस कहानी में हम पढ़ेंगे, या मैं आपको बतला दूं, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को आप देखना है, कहानी एकादशी नाम से ये पुस्तक है, और इस पुस्तक में 11 कहानियां हैं। संपादिका डॉक्टर विजय लक्ष्मी है, जो आपके सिलेबस में निर्धारित है। जेएनयू की साइट से जो हम सिलेबस डाउनलोड करते हैं फर्स्ट ईयर में, उस सिलेबस के अंदर भी इस पुस्तक का जिक्र किया हुआ है, संदर्भ पुस्तक के रूप में, रेफरेंस टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग की किस तरह से हम इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और इसकी जो पब्लिश करने वाली संस्था है वो है प्रगति संस्थान दिल्ली की है, और संपादक है जो विजय लक्ष्मी। कुल 11 कहानियां हैं, जिसमें से मैंने कहा कि आरंभिक जो 10 कहानियां है वो तो आपकी यूनिट 2 और यूनिट 3 में है। जो प्रथम कहानी इस पुस्तक में है, उसने कहा था, उसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो आपके द्रुतपाठ में है, तो हम अगर उसे भी पढ़ेंगे तो हमें कोई नुकसान होने वाला है नहीं। तो इसमें से एक कहानी मैंने आज उठाई है, मुझे आगे यही कहानी आई, मैंने कहा इसी कहानी को हम शुरू करते हैं, दिल्ली में एक मौत। तो बड़ी सुंदर कहानी है। मैंने इसकी जो मूल, जो इसका भाव है वो आपको बता दिया है कि इसमें क्या है, इसका किसका जिक्र है। एक संवेदनहीन जो दुनिया है, उस जो समाज का हिस्सा है, उसको आपके सामने परिचय दिया गया है। तो चलिए आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि कैसे इस कहानी में है जो एक स्थिति पैदा होती है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली की वातावरण है, आप दिल्ली के बारे में जानते हैं कि हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण का जो स्तर है वो हमारी राष्ट्रीय राजधानी में है, और इस वजह से वहां पर आपने देखा, अगर सर्दियों के दिनों में अगर हम वहां कभी सफर करेंगे या जाते हैं तो यात्रा के दौरान देखते हैं कि दिन में भी 10-11 बजे भी वहां पे घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वहां बादल छटते नहीं है दिन में, सर्दियों में, और कोहरा इतना घना हो जाता है कि आमने सामने एक पारदर्शी देखना है जो मुश्किल सा हो जाता है। तो इस कहानी में भी यही बताया, दिल्ली का जब वाकया है तो दिल्ली की वातावरण से आपको परिचय दिया जा रहा है कि चारों तरफ है जो कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बज चुके हैं। सुबह के कितने बज चुके हैं? 9। लेकिन पूरी दिल्ली में धुंध लिपटी हुई है। लेकिन पूरी दिल्ली में धुंध लिपटी हुई है, 9 बज चुके हैं, अभी भी प्रकाश नहीं फैला है जमीन पर, क्योंकि प्रदूषण और कोहरे की वजह से वहां पे दिल्ली में अभी भी आमने सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देना संभव नहीं हो रहा है। आगे लिखते हैं कमलेश्वर, सड़कें नम है, रात्रि में ठंड के कारण सड़कों पे अभी भी नमी है, ओस की बूंदे गिरी है, ओस गिरी हुए है, ओस पाला गिरा हुआ है, इस वजह से सड़कों पे नमी है, और पेड़ भीगे हुए हैं। पेड़ देखो, वहां का जो एक वातावरण
आपसे परिचय करा रहे हैं। कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है, आगे साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिंदगी की हलचल का पता आवाजों से लग रहा है। अब देखो, चाहे समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है, चाहे दिखाई दे ना दे, लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं है। तो 9 बज गए हैं, तो जिसको दैनिक जो क्रियाकलाप वाले लोग हैं, जो सुबह जिसको जल्दी जाना है, दफ्तर जाना है, किसी काम से जाना है, तो वो जिंदगी तो शुरू हो जाती है सुबह प्रातःकाल से, भले उजाला हो या नहीं हो। तो उन्होंने कहा है कि जिंदगी चल रही है, इसकी जो आहट है वो आवाजों से हो रही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में लेखक रह रहा है, तो वहां पे आस पड़ोस में कुछ क्रियाकलाप हो रहे हैं, कुछ बर्तन बज रहे होंगे, कुछ नीचे सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं, हो सकता है आपस में कुछ लोग बातें कर रहे होंगे। तो इस तरह की जो आवाज आ रही है उससे पता चल रहा है कि जिंदगी रुकी हुई नहीं है। तो आगे लिखे क्या लिख रहे हैं, देखो कि घर के हर हिस्से से, सॉरी, ये आवाज कानों में बस गई है, घर के हर हिस्से में आवाज आ रही है। अब देखो, वहां के जो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है, उन कैरेक्टरों से आपको परिचय दे रहा है लेखक कि वासवानी के नौकर जो है, वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया है। अब लेखक को कैसे पता चला स्टोव जला है? आज के समय का जो स्टोव है वो साइलेंस मोड पे होता है, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, अगर घरों में पड़ा होगा किसी के, तो पुराना जो स्टोव आता था वो प्रेशर वाला आता था, हवा जिसमें भरनी पड़ती थी, और वो स्टोव आवाज करता था, और उसकी आवाज जब कानों में आती तो पता चल जाता है कि उसके घर में स्टोव जलाया गया। हालांकि इतनी तेज नहीं थी, लेकिन एक दीवार सटी हुई है, तो एक दीवार से पार तो आवाज जा ही सकती है। तो ये जो वासवानी, इसका पड़ोसी है लेखक का, इसके जो नौकर है उसने स्टोव जलाया है। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के उस पार से आ रही है। जो मैंने अभी कहा कि जो लेखक है वहां उसके दीवार सटी हुई है उसके कमरे की, तो इस वजह से उसके नौकर ने जो स्टोव जलाया है ना, उसकी आवाज उसके कमरे में आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहा है। सेकेंड जो कैरेक्टर है इस कहानी का, अतुल मवानी, वो बगल वाले कमरे में क्या कर रहा है? जूतों की पॉलिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। ऊपर के जो टेरिस पे जो रूम बने हुए हैं, उस पे जो नए कैरेक्टर आए हमारे बीच में, सरदार जी, वो मूंछों को फिक्स कर रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे पर पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह क्या कर रहा है? चमक रहा है। खिड़की के अंदर अंधेरा है, कोहरा है अभी, तो जो कहते हैं ना, एक स्वाभाविक सा उजाला नहीं हुआ है, इस वजह से अभी भी बल्ब जल रहा है, पर्दे से दिखाई दे रहा है, मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद है, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। लेखक ने कहा है कि लोग अपनी जरूरी जो दैनिक क्रियाकलाप है उससे रुक नहीं रहे, भले ही चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। मैंने कहा ना कि वहां कोहरा है, दिखाई नहीं दे रहा, ठंड बहुत अधिक है, लेकिन जिंदगी की खनक अभी भी बज रही है। जिंदगी के जो क्रियाकलाप है वो चालू है, वो शुरू है, उसमें कर रहे हैं काम। 3 मंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। 3 मंजिला, इसका मतलब जो जिस इमारत में लेखक रह रहा है वो बहुमंजिला है, और उसके जो 3rd फ्लोर पे है जो वासवानी साहब रह रहे हैं, और उनका जो बाथरूम का दरवाजा है, जो शायद हो सकता है कॉरिडोर में हो, बाहर हो, इसलिए लेखक को सुनाई दे रहा है, और वो बंद किया है। उसकी आवाज भी आई है। उसके बाद जो पाइप चलाया है नहाने के लिए, जो मोटर चलाई, पानी चलाया है, उसकी आवाज भी लेखक के कानों में आ रही है। क्योंकि सवेरा है तो प्रातःकाल है, इतना शोरगुल हुआ नहीं होगा, इसलिए सारी धुन आवाजें हैं जो कानों में पहुंच रही है। कोहरे में बसें दौड़ रही है, कोहरा है लेकिन जिंदगी चल रही है। बसों की आवाज है, जू जू करते भारी टायरों की आवाज दूर से नजदीक आती है। लेखक कह रहा है दूर से जो नजदीक आ रही है बसों की चलने की जो आवाज है, उनके जो पहियों की जो आवाज है झूं झूं करके हुई, वो हमारे पास आती है और फिर दूर हो जाती है, नजदीक आकर के फिर से दूर हो जाती है। मोटर रिक्शे बेहताशा भागे चले जा रहे हैं। जो मोटर थे, जो रिक्शा है, वो बेहताशा, किसी कोई फिक्र में नहीं, कोई चिंता नहीं, बिना हताश हुए वो अपनी दैनिक गति से रोज की तरह रफ्तार भरी जिंदगी में है जो आगे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। मैंने कहा शोरगुल नहीं है, तो सारी जो क्रियाएं हो रही है, उन सारी घटनाओं की आवाज लेखक के कानों में गूंज रही है। हो सकता है किसी ने नीचे टैक्सी जो कि मीटर पे चलती है, किराए पे, उसका मीटर डाउन किया, तो उसके ट्रेन की जो आवाज है, घंटी की आवाज भी लेखक के कानों में आई है, और उसी से वो लिख रहा है कि अभी अभी किसी ने मीटर डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर की यहाँ फोन की घंटी बज रही है। एक पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं, उनके यहाँ फोन की घंटी बज रही है। और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही है। पिछवाड़े नजर दौड़ाई लेखक ने तो देखा कि
क्या कार्य हो रहा है, तो पिछवाड़े सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में कोई लड़कियां है जो ऑफिस वर्क में जाती होगी, उन लड़कियों का एक समूह जाता हुआ लेखक को दिखाई दे रहा है। सख्त सर्दी है, ठंड का दिन है, मौसम बड़ा ठंडा है, सर्दी सख्त है, सड़कें ठिठुरी हुई है और कोहरे के बादल को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई क्या कर रही है, भाग रही है। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। रूह का मतलब क्या होता है, रूह का मतलब होता है आत्मा। उसने कहा इतनी सर्दी है, कोहरा है, दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट रूप से, और ऐसे कोहरे में जब कोई चादर लिहाफ ओढ़ करके कोई आ रहा है तो धीरे से उसकी चाल ऐसी है कि दूर से दिखाई देने से ऐसा लग रहा है जैसे केवल आत्माएं चल रही है, कोई व्यक्ति नहीं है। वे रूह चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है, और वे सारी आत्माएं जो भीड़ है, जो कोहरे में जो दिखाई दे रही है, वो सारी आत्माएं ऐसा लग रहा है कि वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़ कर बैठे हैं। सर्दी इतनी है कि लोग है जो ठंडी सीट हो गई है जो बसों में, उस पर सिकुड़ के क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। कुछ लोग बीच में ही ईशा की तरह सलीब पर लटके हुए। आपने देखा होगा बसों में जब ज्यादा भीड़ होती है तो डंडहरा पकड़ करके जो लोग खड़े रहते हैं, तो वो लोग जो कुछ भीड़ की में सीटें नहीं मिली है वो डंडेरा पकड़ के खड़ा है, बाहें पसारे, लेखक व्यंग्य कर रहा है। उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़े हैं। भले ही उनके हाथों में कीले नहीं है, लेकिन बस की जो बर्फीली चमकदार जो छड़ है उसने इस तरह से बाह पकड़ पसार करके पकड़ी हुई है जैसे कोई शूली पर लटकता हुआ कोई ईशा। तो इस तरह से व्यंग्यात्मक बात कही है लेखक ने। इस तरह से दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी का आपको परिचय दिया है कि किस तरह की वहां की व्यस्तम जिंदगी है लोगों की। आज के इस क्लास में हम इस कहानी को यहां तक ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में इस कहानी को और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।